प्रस्तुत पाठ में आज हम परासरण और विसरण के विषय में अध्ययन करेंगे। विसरण को इंग्लिश में डिफ्यूजन कहते हैं और परासरण को इंग्लिश में ऑस्मोसिस कहते हैं। देखिए, विसरण क्या होता है? किसी पदार्थ, पहले पदार्थ को समझ लीजिए। दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें भार होता है तथा जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करता है, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे जल, वायु, मिट्टी इत्यादि। सपोज दैट ये कोई पदार्थ है, ठीक है, ये पेन पदार्थ है। क्यों? क्योंकि इसको हम रख रहे हैं तो ये स्थान घेर रहा है, ठीक है, और उसके बाद उठाने पर इसमें भार हो रहा है और इसको हम तोड़ेंगे तो ये अपनी संरचना का विरोध करेगी। तो इस तरीके से आप पदार्थ को समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं विसरण की, डिफ्यूजन की। देखिए, किसी पदार्थ के अणुओं या आयनों, किसी पदार्थ के अणुओं या आयनों का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ गति करना विसरण कहलाता है। फिर समझेंगे, किसी पदार्थ के अणुओं या आयनों का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ गति करना विसरण कहलाता है। जैसे जल के, जैसे आप कह सकते हैं पौधों के जड़ों द्वारा लवण का अवशोषण। पौधों के जड़ों द्वारा लवण का अवशोषण, यह जो होता है विसरण की क्रिया होती है। अब परासरण की क्रिया देखिए। परासरण की क्रिया क्या होती है? देखिए, कोशिका झिल्ली, ठीक है, कोशिका झिल्ली या अन्य किसी पारगम्य, ठीक है, अन्य किसी वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली में से जल अथवा किसी अन्य विलायक के अणुओं का विसरण परासरण कहलाता है। परिभाषा को फिर से समझेंगे। परासरण की परिभाषा को आप फिर समझेंगे। किसी, आप ऐसे कहिए, कोशिका झिल्ली या अन्य किसी वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली में से जल अथवा अन्य किसी विलायक का, जलयोजित विलायक के अणुओं का विसरण परासरण कहलाता है। इस तरीके से आप परासरण और विसरण को आप समझ सकते हैं। इसका उदाहरण होता है किशमिश, ठीक है। किशमिश में जैसे जो जल को अवशोषित करता है, वह एक जो है परासरण की क्रिया है। जब आप घर में सेवई बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें आप किशमिश डालते हैं तो देखते हैं उसमें सोलिंग आ जाती है, ठीक है। तो ये क्रिया जो होती है परासरण की क्रिया होती है। इसके बाद हम बात करते हैं परासरण और विसरण में अंतर। परासरण और विसरण में क्या अंतर है? पहले चीज तो यही जानिए कि जो विसरण की क्रिया होती है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों में हो सकती है, लेकिन जो परासरण की क्रिया है वो केवल द्रव पदार्थों में ही हो सकती है। फिर ध्यान समझिए, विसरण की क्रिया जो होती है वो ठोस में भी हो सकती है, द्रव में भी हो सकती है और गैस में भी हो सकती है। लेकिन जो आपकी विसरण की क्रिया होती, जो आपकी परासरण की क्रिया होती है वो केवल द्रव में ही हो सकती है, वो केवल द्रव में ही हो सकती है। दूसरी बात यह है कि परासरण की जो क्रिया होती है उसके लिए अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक है। परासरण की क्रिया के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक है और विसरण की क्रिया के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है। अच्छा, फिर अगला अंतर देखिए है जो विसरण की क्रिया होती है। विसरण की क्रिया में जो होता है तो इसमें जो अधिक सांद्रता होती है, अधिक सांद्रता, जैसे आप कह सकते हो कि अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से
कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ जो है इसका प्रवाह होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, परासरण में क्या होता है, इसमें जल के अणुओं का या फिर अन्य किसी अणुओं का यह होता है कि यह कम घनत्व से अधिक घनत्व की तरफ जो है इसका प्रवाह होता है। इस तरीके से आप परासरण और विसरण की परिभाषा और उसके बाद परासरण और विसरण में अंतर को आप समझ सकते हैं। धन्यवाद।